आएगा। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स में फर्क ये है कि डेरिवेटिव्स जो है बेटा वो आपके पास कैलकुलस का वो पोर्शन है जो किसी भी कर्व का टेंजेंट लाइन का स्लोप मालूम करने में हेल्प देता है। तो इंटीग्रेशन कैन बी यूज्ड integration can be used to find the areas. Integration can be used to find the areas, volumes, central points and many useful things. एक दफा फिर पढ़ रहा हूं, इंटीग्रेशन कैन बी यूज टू फाइंड एरियाज, टू फाइंड वॉल्यूम्स, central points and many useful things, but it is easiest to start with finding the area between a function with the x-axis. ये आपके सामने एक f of x फंक्शन मौजूद है x का, और आप देख रहे हैं कि आप इस फंक्शन का कर्व देख रहे हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एरिया मालूम करना है तो व्हाट इज द एरिया, तो एरिया बेसिकली इंटीग्रेशन इसको मालूम करेगा। नाउ नेक्स्ट, अब इस एरिया को मालूम करने का पर्पस क्या होता है? We could calculate the function at few points and add up slices of with change of x. क्या करेंगे हम? इसके एरिया को मालूम करने के लिए हम इसके अंदर छोटे छोटे से रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर देंगे, जिसे हम कहते हैं स्लाइसेस, जिसे हम छोटे छोटे से रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर देंगे और उस रेक्टेंगल्स का एरिया हम निकालेंगे। जब वो रेक्टेंगल्स हमारे पास निकल कर आ जाएंगे तो उन एरियाज को हम सम कर लेंगे, जब जाकर हमारे पास किसी भी कर्व का एरिया निकल सकता है। याद रहे, ये कैलकुलस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि तुम्हें किसी भी जगह का एरिया निकालना हो तो तुम्हें इसने छोटे छोटे स्लाइसेस बनाने पड़ते हैं, पॉइंट सपोज करने होते हैं, और उसकी विड्थ निकालनी होती है और उनको सम करना होता है तो एरिया निकलता है। याद रखना, किसी भी कर्व का हम एरिया निकालेंगे तो हमें स्लाइसेस ड्रॉ करनी होंगी और स्लाइसेस के साथ साथ हम आगे पर्पस शुरू करेंगे। ठीक है, नाउ वी कुड calculate the function at few points and add up slices of width change of x, add up slices of width change of x like this, but the answer won't be very accurate. मतलब ये accurate नहीं आएगा, will not be accurate, मतलब ये accurate नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब नीचे वाले कंडीशन पढ़नी बहुत जरूरी है। We make change of x a lot smaller, अगर हम उसको और छोटा कर दें, मजीद स्मॉल कर दें, रेक्टेंगल्स को मजीद तादाद बढ़ा दें, चेंज ऑफ एक्स की विड्थ को और स्मॉल कर दें, एड अप मैनी स्मॉल स्लाइसेस, आंसर इज गेटिंग बेटर। मतलब ये कि ये अप्रोच होगा मोर स्मॉलर, ये मतलब स्मॉल से स्मॉल चले जाएगा। जब ये कम से कम वैल्यू पर जाएगा, जब जाकर हम ये बात कहेंगे कि भाई ये जो एरिया निकलेगा वो एक्यूरेट निकलेगा। मतलब ऊपर वाले जिसमें हम एक्यूरेट की बात नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन नीचे वाला मच बेटर है क्योंकि वो उसमें ज्यादा विड्थ प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा रेक्टेंगल प्रोड्यूस कर रहा है। तो एरिया निकालने के लिए ये कोशिश की जाती है कि बेटा हम सबसे पहले स्लाइसेस को ऐड अप करें। ये था इंटीग्रेशन का छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट। नाउ एंड एज द स्लाइसेस अप्रोचेस जीरो, अगर विड्थ इतनी पतली हो जाए कि वो जीरो पे अप्रोच करे, अप्रोच टू जीरो का मतलब क्या है? अप्रोच टू जीरो का मतलब यह है कि वो जीरो नहीं है, लेकिन 0.99 वाली केस याद होगा आप लोग को, 0.99 बन रहा है, यानी कि स्लाइसेस की विड्थ 0.99 तक के अप्रोच तक चले गई। अगर 0.99 तक के अप्रोच तक चले गई है तो बेटा याद रहे कि ये आपके पास आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट देगा, ट्रू आंसर देगा। तो यानी कि ये जो स्लाइसेस होती हैं, ये इसकी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि किसी भी जगह का एरिया निकालने के लिए, किसी भी कर्व का एरिया निकालने के लिए आप बहुत बहुत छोटे छोटे से स्लाइसेस बना लें, जब जाकर आपका आंसर जो है वो अभी भी पूरा एक्यूरेट नहीं निकलता, लेकिन वो ट्रू निकलता है। इसका एरिया इस तरह होता है कि एक्यूरेट एरिया हम यहां से नहीं निकाल सकते। वी नो राइट dx टू मीन द चेंज ऑफ x, ये आप लोगों ने पढ़ा है इन डेरिवेटिव्स में कि dx को हम क्या बोलते थे? dx जो था वो चेंज था। आप लोगों ने पढ़ा था कि एक चीज में चेंज आता है, dx में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स में कि भाई अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो एज सच हमारे पास जो है एक्सेलरेशन में भी चेंज आता है। तो वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होती है, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या एक्सेलरेशन चेंज होती है?
जब गाड़ी रेस्ट पर हो, मूव ना कर रही हो, लेकिन स्टार्ट हो तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा? वेलोसिटी तो नहीं है क्योंकि गाड़ी रेस्ट पर है, लेकिन एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? तो एक्सेलरेशन उस केस में भी होता है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है, तो एक्सेलरेशन उस केस में भी होता है। अब डायरेक्शन क्या होगी वो एक अपोजिट बात है, लेकिन लेकिन क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन जरूर माना जाता है। ठीक है, नाउ दैट इज अ लॉट ऑफ एडिंग अप, but we don't have to add them up as there is a shortcut because finding an integral, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, ये तुम लोग का आज का रूल्स यहां से स्टार्ट करेगा। फाइंडिंग एन इंटीग्रल इज द रिवर्स ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव। इंटीग्रल प्रोसेस जो होता है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। अब डेरिवेटिव क्या था और इंटीग्रेशन क्या है? सो यू शुड रियली नो अबाउट डेरिवेटिव बिफोर रीडिंग मोर। मतलब कि आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए, और डेफिनेटली आपको डेरिवेटिव पता है। नाउ इंटीग्रेट ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर। लेट्स सपोज कि मैं आपको बोलूं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो पावर पहले आएगी और पावर में से एक माइनस होगा। तो आप क्या करते थे भाई, 2 पहले लिखेंगे, 2 में से एक माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 2x। और अगर मैं आपको बोलूं 2x का इंटीग्रेट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2x का इंटीग्रेट क्या होगा, एक्स स्क्वायर। और इसमें प्लस सी क्यों आता है? ये कांस्टेंट कहलाता है। क्यों कहलाता है? अभी वो नीचे इसका रीजन आने वाला है। ठीक है, 2x क्या बोला मैंने, 2x जो है वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। तो बेटा 2x जो है वो इंटीग्रेट होगा तो वापसली क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। मतलब रिवर्स प्रोसेस है। ये वाली बात कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, ये बात हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। नाउ मोर अबाउट सी, उससे पहले हम बात करेंगे जरा इसकी, द सिंपल एक्स स्क्वायर की बात करेंगे अब हम। ठीक है ना, द सिंपल एग्जाम्पल कैन बी कंफर्म बाय कैलकुलेटिंग द एरिया। ये एक्स स्क्वायर आपका जो है वो एक टेंजेंट लाइन, एक कर्व का बता रहा है। हमने स्लोप तो निकाल लिया, उसका डेरिवेटिव तो निकाल लिया जो कि 2x के बराबर है, y बराबर है 2x। याद रहे ये एक्स स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका कर्व पैराबोलिक बनता है। क्या बनता है? पैराबोला कर्व बनता है। लेकिन क्योंकि ये डेरिवेटिव्स की बात कर रहा है, तो पैराबोला के ऊपर कोई ना कोई लाइन टेंजेंट होगी। तो ये जो लाइन है ना, ये टेंजेंट लाइन है, लेट्स सपोज। ठीक है ना, तो ये डेरिवेटिव लाइन है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन y इज इक्वल टू 2x। अब वो आपसे कह रहा है इसका एरिया निकालिए, जिधर तक टेंजेंट लाइन आ रही है वहां तक का एरिया निकालिए। तो कैसे एरिया निकालेंगे भाई? a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो है इंटीग्रेशन का तरीका। यानी कि उसको फिलअप कैसे करूं, एरिया को कैसे फिलअप करूं, तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस कर दूंगा तो उसका एरिया निकल कर आ जाएगा। मतलब टेंजेंट लाइन के दरमियान का एरिया भी निकाल सकते हैं। अब एरिया कैसे निकलेगा? नॉर्मली हम एरिया कैसे निकालते थे, इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव का जो इंटीग्रेट होगा वो एरिया कहलाएगा आपका। हाँ, वो सी तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है वो मैं अभी आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि डेरिवेटिव में याद होगा आप लोगों को, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, 0। जब हम रिवर्स जाते हैं तो याद रहे कि हम कांस्टेंट तो नहीं पहचान सकते कि हमारे डेरिवेटिव में फंक्शन में कांस्टेंट क्या था। क्योंकि देखो प्रोसीजर क्या है कि तुम्हारे पास एक सवाल में फंक्शन दिया हुआ है, तुम उसको डेरिवेटिव करते थे, और जहां कांस्टेंट आता था वहां तुम 0 लिखते थे। लेकिन जब तुम रिवर्स जाओगे तो रिवर्स जाते हुए तुम्हारे पास कांस्टेंट आएगा ही नहीं, तो तुम कांस्टेंट की जगह सिर्फ सिंबल सी यूज करोगे, और कांस्टेंट तुम्हारे पास इसी तरह एंड तक रहेगा। तो इसलिए सी सिंबल यूज किया जाता है, तुम उस कांस्टेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं? अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो हाफ ऑफ बेस एंड हाफ ऑफ हाइट दोनों को रख देंगे। बेस हमारा एक्स है और हाइट हमारे पास, क्योंकि इंटीग्रेट कर चुके हैं आप, हाइट y जो है वो किसके बराबर है, 2x के। तो बेटा इन दोनों से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा, वापस एरिया जो है वो किसके बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर। यानी कि 2x डेरिवेटिव था, इंटीग्रेट किया तो एरिया क्या निकला, 2x। इंटीग्रेट में कांस्टेंट लिखा जाता है। कांस्टेंट इसलिए कांस्टेंट जो है वो समझो कि d0 अपॉन dx आता था, तो हम वहां कांस्टेंट रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा अब जरा सुनिए भाई, इंटीग्रेशन कैन समटाइम बी दैट इजी। नोटेशन क्या होती है इसकी? द सिंबल फॉर इंटीग्रल इज स्टाइलिश एस। ये एस स्टाइलिश बनाया जाता है, आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी इस तरह का सिंबल मौजूद है। द सिंबल ऑफ इंटीग्रल इज अ स्टाइलिश एस फॉर सम, द आइडिया ऑफ समिंग स्लाइसेस। इसका आइडिया क्या है कि हम स्लाइसेस जो एरिया थे रेक्टेंगल्स के उनको क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट 2x और dx लिखा हुआ है। अब ये dx क्या चीज है? dx इस चीज को बता रहा है कि ये डेरिवेटिव हुआ है।
ये डेरिवेटिव हुआ हुआ है, डेरिवेटिव हुआ हुआ है। अब अगर ये डेरिवेटिव हुआ हुआ है, फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ये सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट जो है वो स्टाइलिश एस से रिप्रेजेंट है, और 2x जो है बेटा वो आपका फंक्शन है, जिस फंक्शन को हम क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं। और ये स्लाइसेस अलोंग टू x आपको थ्रू करना होगा, क्योंकि ये इन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता दिया फंक्शन का x, x आपका फंक्शन का मेन वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, यानी कि इंटीग्रेशन इस तरीके से होती है, नोटेशन बता रहा हूं कि यहां पर ये स्टाइलिश एस भी मौजूद होगा, आपके पास डेरिवेटिव का dx भी मौजूद होगा। dx इसलिए मौजूद होगा क्योंकि फंक्शन डेरिवेटिव हो चुका है, हमें रिवर्स जाकर उसे क्या करना है, इंटीग्रेट करके उसका फंक्शन निकालना है। मतलब सवाल में फंक्शन होता है, फंक्शन को डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को वापस हम इंटीग्रेट करेंगे तो सवाल फंक्शन में आ जाएगा। आफ्टर द इंटीग्रल सिंबल वी पुट द फंक्शन वी वांट टू फाइंड द इंटीग्रल कॉल्ड इंटीग्रेंट। जब हम इंटीग्रल मालूम करते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, इंटीग्रेंड। ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिनिश विद dx, और हमारा असल मकसद होगा कि हम dx को क्या कर दें, फिनिश कर दें। टू मीन द स्लाइसेस गो इन द x डायरेक्शन एंड अप्रोच जीरो विद, हियर इज हाउ वी राइट द आंसर। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, अब उसको देखिए। लेट्स सपोज ये इंटीग्रेट है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं 2x को, तो मैंने बताया रिवर्स प्रोसेस के मुताबिक क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। कैसे आएगा, अभी वो रूल सामने आएगा, पावर रूल। जिस तरह हमने पहले भी पावर रूल पढ़ा था, पावर पहले आता है, पावर में से एक माइनस होता है, अभी इसका भी पावर रूल आएगा आपके सामने, तो आप पावर रूल वहां से समझ लेंगे। तो 2x को जब मैंने इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो dx खत्म हो गया। और फिर कांस्टेंट, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट मौजूद होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कांस्टेंट यहां पर क्या है, तो मैंने उस जगह पर क्या लगा दिया, सी। तो हर सवाल में सी कांस्टेंट लगाया जाएगा, और उसके रीजन क्या है, वेयर वी रोट द आंसर एक्स स्क्वायर बट वाई सी प्लस, it is a constant of integration, it is there because of all the function whose derivative is 2x। मतलब ये it is a constant of integration, तमाम, हाँ प्लस के साथ होगा हर दफा। इट इज देयर बिकॉज ऑफ ऑल द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज 2x। 2x जो है उसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव 2x के बाद भी कांस्टेंट का फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ होगा, तो अगर कांस्टेंट नंबर का फंक्शन होता है तो वो जीरो होता है। अब जीरो के मदद से आप नहीं निकाल सकते। ये आपके सामने 2x है, लेट सपोज के यहाँ पर आपके सामने उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि लेट सपोज हमारे पास फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4, या हमारे पास फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3, या हमारे पास फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर माइनस 6, या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, 3 और 6, ये सब कांस्टेंट है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालूंगा तो 2x निकलेगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 निकलेगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर 2x लेकिन 3 की वजह से 0, एक्स स्क्वायर 2x लेकिन 6 की वजह से 0। जब इसको इंटीग्रेट से वापस जाएंगे तो ये तो सिर्फ 2x बताएगा, यानी 2x एक्स स्क्वायर बनेगा। तो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कांस्टेंट तो फाइंड नहीं कर सकते, तो हम उस जगह पर प्लस सी लगाते हैं कि वो हमारे पास कांस्टेंट है। अब वो एक्स वाई जी कुछ भी हो, लेकिन कांस्टेंट रिप्रेजेंट लगाया जाता है यहाँ पर, और हर सवाल के साथ लगाया जाएगा, ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, and the derivative of x square plus 4x is also 2x, and the derivative of x square plus 99 is also 2x, and so on। मतलब वही वाली बात जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन करी, because the derivative of a constant is 0। derivative of constant क्या होता है, 0। so when we reverse the operation we only know 2x, but there could have been a constant of any value। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन हमें उस कांस्टेंट के बारे में नहीं पता, तो हम उस जगह पर क्या रख देंगे, प्लस कांस्टेंट, बस और कुछ नहीं, यानी प्लस सी, वही प्लस सी लिख दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो वी wrap up the idea by just writing plus c at the end। तो हमने ये बात समझ ली कि भाई हमने प्लस सी कैसे ऐड किया, क्यों करते हैं ऐड, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस के अंदर वहां 0 रिप्रेजेंट है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल, अब यही बात कॉन्स्टेंटली कैसे समझ में आएगी, कांस्टेंट कैसे। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक नलका है, एक टैंक है, उस टैंक के अंदर हम पानी को फिल करना चाहते हैं, पानी को हम फिल करना चाहते हैं। लेट अस यूज अ टैप टू फिल द टैंक। The input before integration is the flow rate from the tap। Before integration हम change of rate मालूम कर रहे हैं, change of rate। We can integrate that flow
टू गिव अस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। यानी कि इसमें पर्पसेस क्या है? लेट सपोज पानी जब टैंक में फिल हो रहा है, सम अप, तो ये पानी टैंक को फिल कर रहा है, ये प्रोसेस किसका बताया जा रहा है? इंटीग्रल का। और ये जो नलका है, जैसे हम नलका कहते हैं, ये जो नल है ये किस कांस्टेंट से आ रहा है? फिलअप जो हो रहा है ये किस कांस्टेंट से हो रहा है, यानी उसका स्लोप क्या होगा टैंक का, वो किस तरीके से उसको किस रेट से वो फिलअप होगा। अब पानी का प्रेशर अगर कम होगा तो उसका रेट कम होगा, और अगर पानी का प्रेशर ज्यादा होगा तो उसका रेट ज्यादा होगा। तो इस टैंक में अगर मुझे रेट मालूम करना है तो मैं डेरिवेटिव को मालूम करने की मदद से मालूम करूंगा कि भाई मेरा पानी का प्रेशर क्या है, उसका रेट क्या है, और जो वो पानी को फिल कर रहा है दैट इज कॉल्ड एरिया, टैंक ऑफ एरिया। वो पानी को जो फिल कर रहा है वो प्रोसेस कौन क्लियर करेगा? इंटीग्रल करेगा। इज इट क्लियर? ये आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी क्लियर हो गया, सही है? ओके, नाउ with a flow of rate of 1 the tank volume increases by x, this is integration। ठीक है, अब इसको इतना डिटेल में नहीं लेके जा रहे, आगे जा रहे हैं थोड़े से रूल्स देखने के लिए। द डेरिवेटिव ऑफ x, अब बताओ dx का डेरिवेटिव क्या होता था? dx अपॉन dx 1, द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ x 1 के बराबर था। दिस शोज दैट इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव आर अपोजिट। तो अगर डेरिवेटिव 1 के बराबर है तो 1 का इंटीग्रल, अब ये कांस्टेंट नंबर नहीं कंसीडर किया जा सकता क्योंकि इसमें x है, तो 1 का इंटीग्रल किसके बराबर होगा? x प्लस सी, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 के बराबर है और 1 का इंटीग्रल x के बराबर है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप रेट को बढ़ा दें, अगर आप रेट को बढ़ा दें 2x कर दें, तो आपका जो समअप का फॉर्म होगा वो भी इंटीग्रेट होते वक्त इंक्रीज हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से उन्होंने क्लियर किया है। बहरहाल हमने तो ये वाली बात क्लियर करनी है। इंटीग्रेशन विद अ फ्लो ऑफ रेट ऑफ 2x, फ्लो ऑफ रेट ऑफ 2x द टैंक वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय x स्क्वायर। अब ये देखो, ये टैंक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये इंटीग्रेशन प्रोसेस है, और फ्लो ऑफ रेट 2x ये आपके पास मौजूद होगा कि किस रेट से मुझे टैंक को फिल करना है, किस रेट से मुझे टैंक को फिल करना है। आप लोग नॉर्मली वाटर बोर्ड की कंडीशन को जानते हैं। वाटर बोर्ड वाले जब पानी रिलीज करते हैं तो बाज वक़्त रात के वक्त अक्सर रिलीज कर रहे होते हैं या सुबह के वक्त सुबह रिलीज कर रहे होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो और दूर दराज तक जहां तक हमारी लाइंस मौजूद हैं वो पहुंच जाए। तो इसलिए किया जाता है, अगर प्रेशर हमें पता हो तो हमारा वॉल्यूम जल्दी इंक्रीज हो जाएगा, यानी हमारा वॉल्यूम जल्दी फिलअप हो जाएगा। एरिया मतलब वॉल्यूम और एरिया की बात है, ठीक है। डेरिवेटिव इफ द टैंक वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय एक्स स्क्वायर देन द फ्लो ऑफ रेट मस्ट बी 2x। अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है? 2x के। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, इसको हम नोटेशन के तौर पे बताते हैं। वी कैन राइट इट इज डाउन दिस वे, द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग रेट, फॉलो रेट, flow of rate 2x tells us the volume of water, like integrate 2x dx। जब हमने इसका इंटीग्रेट किया तो ये किसके बराबर हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस सी। लेकिन जब मैं दोबारा इसको डेरिवेटिव करूंगा, जब मैं इसको दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया उसके लिए, फंक्शन डेरिवेटिव के लिए क्या हो गया? ये वॉल्यूम, यानी डेरिवेटिव के लिए ये वॉल्यूम है और इंटीग्रेट के लिए ये उसका रेट है। इंटीग्रेट के लिए ये उसका रेट है और वॉल्यूम डेरिवेटिव का वो ये है। समझ में आ रही है बात? आपको समझने की कोशिश करें कि देखिए ये रेट है, ये रेट क्या बता रहा है, किस हिसाब से मुझे इस वॉल्यूम को फिल कर, इस टैंक को फिल करना है। तो इंटीग्रेट के लिए क्या चीज जरूरी है? इंटीग्रेट के लिए रेट ऑफ फ्लो पता होना चाहिए, फ्लो रेट पता होना चाहिए, मतलब कि डेरिवेटिव पता होना चाहिए। इंटीग्रेट के लिए क्या चीज पता होनी चाहिए? डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव के लिए फंक्शन पता होना चाहिए, यानी वॉल्यूम पता होना चाहिए। आप लोगों ने डेरिवेटिव के लिए बात समझी थी कि भाई पहले तुम लोगों के पास फंक्शन होता था, तुम उसी को डेरिवेटिव करते थे ना। अगर तुम्हें वॉल्यूम पता हो तो तुम उसको आराम से रेट मालूम करोगे, और रेट मालूम करने की वजह से इंटीग्रेट उसको क्या कर देगा? फिलअप कर देगा।
ठीक है, तो बेटा ये था असल रिवर्स प्रोसेस का। ठीक है, नाउ इसके रूल्स पे चलते हैं, काफी टाइम हो जाएगा वरना। अच्छा ये कुछ रूल्स भी हैं, इस रूल्स को मैं पहले आपको समझा दूं कि हमने ना इंटीग्रेट के लिए कुछ फॉर्मूलाज भी पढ़े थे। डेरिवेटिव्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स। तो ये ध्यान में रखना, रिवर्स हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में आपके पास x3, यस ये है पावर रूल। अब तुम लोग समझोगे वो कैसे 2x बना था, 2x कैसे x² बना, ये पावर रूल तुम लोग समझोगे कैसे। देयर इज अ पावर रूल दैट से xn, तो जो भी x के ऊपर पावर होगी उसमें हम एक प्लस कर देंगे। वहां माइनस करते थे, ऊपर आप इसको पढ़िएगा, ये वाली बात लिखी हुई है, दिस इज रिवर्सिंग हैज ऑलरेडी डन रूल्स। वहां पर हम माइनस कर रहे थे, यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस। लेकिन यहां जो हम पावर में प्लस करेंगे वही पावर डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। यानी अगर पावर है 1+1 तो हम नीचे भी लिखेंगे 1+1। जो काम पावर में होगा वही काम डिनोमिनेटर में भी होगा, जो काम पावर में होगा वही काम डिनोमिनेटर में भी होगा। रिवर्स प्रोसेस है। प्लस सी कांस्टेंट उसी तरह आएगा। तो जरा बात करते हैं एक्स क्यूब की, एक्स क्यूब की बात करते हैं। तो अगर हम एक्स क्यूब की बात करें, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब, लेट सपोज इंटीग्रेट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को अगर मैं बोलूं रिवर्स प्रोसेस पे जाओ तो 3+1 कितने हो गए, नीचे भी यही होगा 3+1 4, यानी x4/4 प्लस सी, ये है पावर रूल। इंटीग्रेट से वापस अगर आप जाएंगे फंक्शन की तरफ तो आपने क्या करना होगा, आपने क्या करना होगा भाई, x3 को आपने क्या करना होगा, आप इसको रिवर्स प्रोसेस के लिए 3 में +1 करेंगे, 3 में क्या करेंगे, +1, और फिर नीचे भी यही काम करेंगे। अगर मैं बोलूं इसका डेरिवेटिव लीजिए तो बेटा पावर पहले आएगी, यहां करके दिखा रहा हूं, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस होगा और नीचे क्या लिखा हुआ है 4। तो बेटा 4 से 4 क्या होगा, तो ये वापस बन जाएगा x3 dx, यानी ये x3 बन जाएगा। और याद रहे ये इंटीग्रल की साइन लगती है जब भी हम dx लगाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई ये डेरिवेटिव्स है, जब भी हम उसका इंटीग्रल लगाते हैं हम उसे अभी उसका इंटीग्रेट मालूम करते हैं। तो क्या बात समझ में आई बेटा आपके कि पावर रूल कैसे सॉल्व करना होता है। जो भी x के ऊपर फंक्शन के ऊपर पावर होगी, पावर में एक प्लस होगा और वही काम डिनोमिनेटर में होगा। ये नारा आप इसी तरह याद रखेंगे, जो भी फंक्शन के ऊपर पावर होगी पावर में 1+ होगा और वही डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। पावर वाला पूरा रूल डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो वी कैन यूज दैट रूल विद n इज इक्वल टू 3। यहाँ पर अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब हम इसकी तरफ कुछ और मजीद रूल्स की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। ठीक है बेटा, अब एक होता है जो मैंने अभी आपको इंटीग्रेशन समझाया, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब समझना, 6.1 डेफिनेट इंटीग्रल, 6.2 डेफिनेट इंटीग्रल, लेकिन एक एक क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रल का है। 6.3 कुछ डेफिनेट है कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रल है। 6.4 पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रल का है। सही है। और हाँ 6.1 जो है वो आपके पास एक क्वेश्चन, 6.2 भी एक क्वेश्चन, 6.3 में कुछ क्वेश्चन है डेफिनेट के, बाकी सब इनडेफिनेट इंटीग्रल के। अभी तक जो मैंने रूल पढ़ा है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के पढ़ा है। अब हम जाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ। तो we have been doing indefinite integral so far. A definite integral has actual values, so calculate between they are put at bottom and top of the S. समझना, पिछला जितना एरिया निकाल रहा था उसमें कोई मुझे एक डेफिनेट पॉइंट नहीं पता था कि मुझे इधर से लेकर इधर तक निकालना है। यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल में हमें जो है ना वो समझो कि इन्होंने हमें डोमेन बता दिया या पॉइंट बता दिया, डोमेन बता दिया इन्होंने हमें। और इन्होंने डोमेन हमें क्या बताया, आपको फंक्शन याद आ रहा होगा,
कि यहां से लेकर यहां तक का डोमेन है आपके पास, ए से लेकर बी तक का डोमेन है आपके पास। आप ये ए से बी तक का एरिया निकालेंगे। अब इसी के अंदर हम स्प्लाइसेस बनाएंगे, छोटे छोटे स्प्लाइसेस बनाएंगे, उन स्प्लाइसेस को सम कर लेंगे तो हमारे पास एरिया निकल आएगा। लेकिन ये जो इन्होंने नूर, जो बात क्लियर नहीं है वो आप पूछिए मुझसे ना। अच्छा देखें, क्या बात समझनी है, दोबारा क्लियर करें। ए और बी के बिटवीन, ए और बी के बिटवीन हमारे जो है ना वो स्लाइसेस यानी एरिया निकालना है। जब हमें आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पता चल जाए, कोई वैल्यूज पता चल जाए, तो ऐसे इंटीग्रल को मालूम करने के लिए हम जो है उसे क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। और जो ऊपर हमने अभी तक पढ़ा जिसमें हमें कोई एक्चुअल वैल्यूज नहीं पता थी, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं पता था, वो इंटीग्रल कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। देखो वो तो सिर्फ ट्राइंगल के हवाले से पता था, कर्व के हवाले से नहीं पता चल सकता, ठीक है। हाँ, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल का पता कैसे चलेगा सवाल में, जब इंटीग्रल के अपर और लोअर वैल्यू नहीं पता होगी तो बेटा ये आपका इनडेफिनेट कहलाएगा। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर अपर और लोअर वैल्यू पता होगी, एक्चुअल वैल्यूज पता होंगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ये दोनों आपको पता होंगे। बी अपॉन ए नोटेशन का तरीका ये होता है। तो आप बोलेंगे ये कौन सा इंटीग्रल हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल हो गया। सही है, डेफिनेट इंटीग्रल। आगे चलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो बाद में देखेंगे, कुछ रूल्स हैं वो आपको मजीद समझाने हैं। ये दो तीन बातें अब आप ऊपर से थोड़ा सा रिकैप करें इसको जल्दी से, पहले जल्दी से इसको रिकैप